हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे थे। आपका इंतजार खत्म हुआ। ये देखिए रसायन विज्ञान का जो सेट नंबर आपका ये आंसर पेपर है, ठीक ना। रसायन विज्ञान का कौन सा आपका बचा है, देखिए ये सेट नंबर आपका 5 हम करा रहे हैं। सेट नंबर 5, ठीक है। सेट नंबर 5 में प्रश्न नंबर 3 तक पूरा हो चुका है। प्रश्न नंबर 4 आज हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और पीडीएफ बहुत ही मतलब इतने देखिए 7460012763 इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करिए, व्हाट्सअप करिए और आप लोग पीडीएफ खरीद लीजिए, ठीक ना। केमिस्ट्री का अगर सिर्फ लेना चाहते हैं तो 50 रुपया, और केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी तीनों लेना चाहते हैं तो 100 रुपया लगेगा, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला ही प्रश्न क्या है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि 3/4 अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय उसकी अर्ध आयुकाल का 2 गुना होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। कि किसी भी ऐसी अभिक्रिया को सिद्ध कीजिए कि जो जो 3/4 अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय उसकी अर्ध आयुकाल के का 2 गुना हो। तो यहाँ पर देखिए सिद्ध करना है हमें। क्या सिद्ध करना है, देखिए यही देखिए आपका टी बराबर 2 इंटू ये टी हाफ है, ठीक ना। इसको अर्ध कहते हैं, अर्ध समय है ये। यही आपको सिद्ध करना है कि टी बराबर 2 गुणे किसका होता है, देखिए लगा समय उसकी अर्ध आयुकाल का 2 गुना। ये अर्ध आयुकाल है, इसका 2 गुना होता है, ठीक है। तो यही आपको सिद्ध करना है। देखिए अब यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। ये के बराबर होता है 2.303/टी और log 10 a अपान में a माइनस एक्स होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये फार्मूला हम जानते हैं, मतलब आप लोग भी जानते हैं, फार्मूला तो पढ़े ही होंगे। के बराबर 2.303/टी log 10 a अपान में a माइनस एक्स होता है। अब देखिए जो a होता है इसका मान क्या होता है, a। तो यहाँ पर देखिए जब प्रतिशत दिया रहेगा तो ए बराबर 100 होगा। जब प्रतिशत इसमें दिया रहेगा, कहीं परसेंट लिख रहा है, नहीं लिखा है। तो अगर परसेंट नहीं दिया रहेगा तो ए बराबर हम लोग 1 रख सकते हैं। क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। जब परसेंट नहीं दिया रहेगा तो क्या रखेंगे, 1। ये नोट में हम इसलिए लिख दिए हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर क्या दिया है, 3/4 दिया है। तो x का मान 3/4 रखेंगे और a की जगह पर 1 रखेंगे। तो 1/1 माइनस 3/4 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए ये बटे में है तो इसको इसमें गुणा करेगा तो ये 4 माइनस 3 बटे में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/1। यहाँ पर देखिए 1 बचेगा क्योंकि यह 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा और बटे में 4 है तो 4 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 और ये 1 पूरे के बटे 1/4, ठीक है। और ये इधर का सेम रहेगा। तो ये अभी हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर के बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 में टी log बेस 10 और ये जो बटे में 4 था ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/1 हो जाएगा, ठीक है। के बराबर देखिए 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं ना। के ये क्या क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए एक फार्मूला होता है, अगर किसी के log में पावर के पावर होता है तो उसका फार्मूला क्या होता है, देखिए log m के पावर n है। इसका मतलब ये m है और ये n है, ठीक। तो यह n जो होता है आगे आ जाता है। तो देखिए n log m हो जाता है, ये फार्मूला होता है, ठीक ना। log m के पावर n बराबर होता है n log m। अब देखिए n log m क्या है, तो ये 2 आगे आ जाएगा। तो देखिए गुणे 2 log, ये बेस में 10 है, बेस में 10 है तो 10 हट भी सकता है, log 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 2। अब देखिए log 2 है तो log 2 का देखिए मान यहाँ पर हम निकाले हैं कि ये log 2 का मान होता है 0, यहाँ पर 0 भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो 0.3010 इसका मान होता है 0.3010। किसका, log 2 का मान होता है 0.3010। मान को याद रखिएगा। और सब कुछ उसी प्रकार है। अब आएंगे आगे, के बराबर हो जाएगा 2.303 बटे में टी है और इंटू में टू था तो 2 है और गुणे में इसका मान रखेंगे 0.3010। समीकरण नंबर इसको यहीं पर हम लोग छोड़ देंगे। अभी हम यहाँ पर क्यों छोड़ रहे हैं, आगे चलते हैं। देखिए ये तो आपका फार्मूला जो जो मान दिया था 3/4 पर, उस पर हल हुआ है तो इतना आया है। अब देखिए अर्ध आयु काल के लिए, अर्ध आयु के लिए जब हम लोग निकालेंगे तो टी हाफ बराबर एक फार्मूला होता है। टी हाफ बराबर एक फार्मूला होता है 0.693 बटे में के। तो के का मान हम इसीलिए निकाल के यहाँ पर रखें कि यहाँ पर मान रख सकें। तो के बराबर अगर हम इसको कर दें, देखिए अगर हम लोग के बराबर कर दें कि दोनों को हम लोग बराबर में ले सकते हैं, तब दोनों को बराबर में लेंगे। जैसे अगर के बराबर यहाँ पर हो गया तो के बराबर ये भी है, के बराबर ये भी है, तो इसके बराबर ये भी है, ठीक है।
ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर इसके बराबर, ये के बराबर है ना, ये के बराबर इतना है और यहाँ पर भी के बराबर इतना है, तो इसके बराबर इतना हम लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 बटे में समीकरण 2 यानी कि समीकरण 1 भागे समीकरण 2 करेगा तो के बटे में के हो जाएगा, तो के बटे में के बराबर में हो जाएगा 2.303 इंटू में 2 इंटू 0.30 ये मान ऊपर दिया था, टी है समीकरण 1 है ये, और समीकरण 2 जो है 0.693 बटे में टी हाफ ये है। अब देखिए के से के कैंसिल हो जाएगा और ये देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये क्या बचा, देखिए एक बराबर ये बचा आपका 0.693 गुणे में 2, तो इतना हो गया। जब देखिए इसका 2.303 और गुणे में इसका 0.30 का जब गुणा करते हैं तो इतना ही आता है, आपको ये याद होना चाहिए। 0.693 कब आता है, जब 2.303 और 0.30 का मल्टीप्लाई करते हैं तब इतना आता है, ठीक है। और बटे में गुणे में क्या बचा, 2 बचा, गुणे में 2 रहने दीजिए, इसी तरह रहने दीजिए। आगे बटे में टी और पूरे के बटे में 0.693 बटे में टी हाफ, जो नीचे था वही है, ठीक है। अब इसको आगे चलेंगे हम लोग, तो आगे देखिए क्या एक बराबर हो जाएगा, ये ऊपर नीचे देखिए ये जाएगा ऊपर, ठीक ना, ये जाएगा ऊपर, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर देखिए 0.693 गुणे में 2 बटे में टी ये वाला हो गया और ये वाला ऊपर जाएगा तो यहाँ पर देखिए टी हाफ बटे में 0.693 जो, तो 0.693 से 0.693 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल हो गया ना। अब देखिए ये टी जो है टी टी इधर मल्टीप्लाई करेगा तो एक 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 गुणा टी करेगा तो टी हो जाएगा, तो ये टी बराबर आ जाएगा का आपका क्या आ जाएगा, 2 गुणे टी हाफ, यानी कि 2 गुणे टी हाफ, जो आपको सिद्ध करना था वही आ गया, टी बराबर 2 टी हाफ आ गया, ठीक ना, जो आपका अर्ध आयुकाल का 2 गुना होता है। तो ये आपका आ गया, तो हेंस प्रूफ्ड यहाँ पर लिख देंगे, आपका जो प्रूफ करना था प्रूफ हो गया, ठीक है। हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 4 का ख है, गुणात्मक विश्लेषण में उपयुक्त उदाहरण देते हुए जटिल यौगिकों के महत्व को समझाइए। तो यहाँ पर देखिए पहला है, क्षारीय मूलकों के शून्य वर्ग में NH4+ मूलक व्यवस्थित है जब अमोनिया लवण के मूल विलयन में CuSO4 विलयन मिलाते हैं तब CuNH4 NH3 का 4 और SO4 का गहरा नीला रंग आता है जो NH4+ की उपस्थिति की पुष्टि करता है, ठीक है। यहाँ पर पहली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट देखिए क्या है, क्षारीय मूलक के चतुर्थ समूह में Ni+2 यानी कि ये इसका आयन, ठीक ना, जो निकिल है निकिल का आयन कितना है, +2 है, तो Ni+2 है का परीक्षण करने के लिए मूल विलयन में डाई मेथिल ग्लाइऑक्सिम DMG मिलाने पर गुलाबी रंग का संकर यौगिक बनता है जो Ni2+ जो क्या Ni+2 की उपस्थिति की पुष्टि करता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये गुणात्मक विश्लेषण था। गुणात्मक विश्लेषण में क्या था, ये आपका जो था इतना ही आपको लिख लेना है, ठीक ना, ये जो भी आपको मतलब ये इतना बहुत है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित में से एक आयोडोब्यूटेन प्रस्तुत 1 आयोडोब्यूटेन प्रस्तुत करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो 1 ब्यूटेनॉल से, 1 क्लोरो ब्यूटेन से और ब्यूट 1 इन से, तीनों से क्या प्राप्त करना है, 1 आयोडोब्यूटेन। तो 1 आयोडोब्यूटेन आपको देखिए हम प्राप्त करके दिखा रहे हैं। पहला है देखिए किससे प्राप्त करना है, 1 ब्यूटेनॉल से। 1 ब्यूटेनॉल से देखिए ये क्या है, CH3 CH2 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 और OH लगा है तो नाल हो गया, नाल का मतलब एल्कोहल, ठीक ना। ब्यूटेनॉल का मतलब क्या है, ये एल्कोहल है, ठीक ना, एल्कोहल 1 2 3 4 4 कार्बन जुड़ा है तो ब्यूट है और ये पहले कार्बन पर OH है तो 1 ब्यूटेनॉल हो गया, ठीक है। अब किसकी उपस्थिति में, यहाँ पर देखिए I2 की उपस्थिति में इसका क्या करेंगे, ये रेड है और ये I2 की उपस्थिति में रेड, ये लाल I2 की उपस्थिति में इसका हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रिएक्शन जब कराएंगे तो देखिए क्या बनेगा, CH3 CH2 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 और यहाँ पर जो आपका OH था यहाँ पर आपका आ जाएगा I, क्या आ जाएगा, यहाँ पर I आ जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 आयोडोब्यूटेन, क्या हो जाएगा 1, ये 1 पर आया है आयोडीन तो ये 1 आयोडो
और ये 1 2 3 4 ब्यूटेन है तो ब्यूटेन, ठीक ना। 1 आइडो ब्यूटेन, सब में वही बनेगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा है कि 1 क्लोरो ब्यूटेन से बनाना है, तो यहाँ पर देखिए ये क्लोरीन किस पर आया, एक पर आया पहले वाले पर, और कितना 1 2 3 4 है, तो 1 क्लोरोब्यूटेन इसको बोलेंगे। 1 क्लोरोब्यूटेन से हम लोग क्या बनाएंगे, 1 आयोडोब्यूटेन। तो यहाँ पर देखिए NaI यानी सोडियम आयोडाइड की उपस्थिति में एसीटोन, सोडियम आयोडाइड और एसीटोन की उपस्थिति में हम लोग इसको क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे। तो जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये Cl जो है Na के साथ जुड़ जाता है, और जो इसके साथ I जुड़ा है ये यहाँ पर जुड़ जाता है इसके साथ। तो यहाँ पर देखिए आपका जुड़ गया यह CH3 CH2 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 और यहाँ पर I, तो ये हो जाएगा 1 आइडो ब्यूटेन। और यहाँ पर निकल जाएगा आपका Na और ये Cl इसके साथ निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा है, तीसरा कर रहा है ब्यूटेन ब्यूट 1 इन से। तो ब्यूट 1 इन क्या होता है, देखिए CH3 CH2 CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, ये पहले ही कार्बन से हम लोग डबल बॉन्ड जुड़े हैं तो इसी को बोलेंगे ब्यूट। देखिए 1 2 3 4 कार्बन, चार कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। और पहले कार्बन पर ही क्या जुड़ा है, तो डबल बॉन्ड जुड़ा है, तो उसके लिए 1 लगाएंगे। और ये डबल बॉन्ड को बोलते क्या है, इन बोलते हैं, तो 1 इन बोलेंगे, ठीक है। ब्यूट 1 इन बोलेंगे, तो ये हो गया ब्यूट 1 इन, या ब्यूटिन भी इसको बोल सकते हैं। तो ब्यूट 1 इन। और ये देखिए हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिए, हाइड्रोजन ब्रोमाइड किसकी उपस्थिति में, पराक्साइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और पराक्साइड की उपस्थिति में हम लोग इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, और ये क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Br, यानी कि ये ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। तो ये 1 ब्रोमोप्रोपेन बना, फिर इससे हम लोग क्या बनाएंगे, देखिए NaI यानी कि यहाँ पर देखिए एक कार्बन और रहेगा, यहाँ पर मान लीजिए CH2 है, CH2 कर लीजिए, और यहाँ पर एक CH3 लिख लीजिए, ठीक है। CH3 CH2 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 और Br, ठीक ना, तभी ना ब्यूटेन बनेगा, ब्रोमो ब्यूटेन बनेगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनेगा। तो यहाँ पर बन गया। फिर यहाँ पर देखिए NiA मतलब NaI सोडियम आयोडाइड और एसीटोन की उपस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, एसीटोन की उपस्थिति में इसको फिर से एक बार क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कार्बन, और यहाँ पर आयोडीन जुड़ जाएगा, ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा, तो ये आपका 1 आइडोब्यूटेन बन के तैयार हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको यही रिएक्शन देना था। रिएक्शन में भी बहुत कमाल का होता है कि रिएक्शन बहुत लोगों को नहीं आता है समझ में, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं है, आप लोग बहुत ही आसान तरीके से ये रिएक्शन था। और आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग का प्रश्न नंबर 4 का घ है। प्रश्न नंबर 4 का घ क्या है, एक एरोमेटिक यौगिक ए जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर यौगिक बी बनाता है, जो ब्रोमीन यानी Br2 तथा KOH के साथ गर्म करने पर अणुसूत्र C6H7N वाला यौगिक सी बनाता है। ए बी तथा सी यौगिकों की संरचना एवं इनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए हम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर लिख लिए हैं। जैसा कि एक पूछा है, एक एरोमेटिक यौगिक है। एरोमेटिक यौगिक आप लोग समझ रहे हैं कि एरोमेटिक यौगिक क्या होता है, एक जो चयन वाला जो यौगिक होता है उसी को हम लोग एरोमेटिक यौगिक बोलते हैं, ठीक ना। ए जलीय विलयन के साथ क्या करके गर्म करने पर यौगिक बी बनाता है, यानी कि जलीय अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ जब गर्म करेंगे उसके साथ तो क्या करेगा, ये यौगिक बी बनाता है, जो Br2 तथा KOH के साथ गर्म करने पर और सूत्र C6H7N बनाता है। यानी कि यहाँ से आपको समझ में आ रहा है C6H7 बना रहा है, तो ये C6H7 यानी कि बेंजीन है, और नाइट्रोजन जुड़ा है तो इस पर एनिलीन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला यहाँ पर देखिए हम लोग लिए C6H5CONH2, ठीक ना। ये क्या है आपका, देखिए ये क्या है आपका कार्बामाइड है, ठीक ना, बेंजीन कार्बामाइड है। प्लस में ये Br2 प्लस में 4KOH लिए हैं। और जब इसकी उपस्थिति में हम लोग गर्म करेंगे इसको, जब हम लोग इसको गर्म करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका C6H5NH2 प्लस में K2SCO3 पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा, प्लस में 2KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, प्लस में H2O निकलेगा, 2H2O निकलेगा, ठीक है। आपको सही से दिख नहीं रहा था। तो यहाँ पर आपका ये जो देखिए, अब इसको देखिए जल में हम लोग क्या कर रहे हैं, C6H5COOH को, यानी कि ये क्या है आपका C6H5COOH है, ये आपका बेंजोइक एसिड है। क्या है, बेंजोइक एसिड को जलीय NH3 कहा है ना कि जलीय अमोनिया के साथ
तो जलीय अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है यहाँ पर देखिए C6H5NOONH4 बनता है, ठीक है, ये बनता है। फिर इसके यहाँ पर एक बार हीट करेंगे तो यहाँ से H2O निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा H2O निकलेगा, जो यहाँ पर C6H5CONH2 बनेगा, क्या बनेगा C6H5CONH2 बनेगा, जो आपका बी था वही बना है, ठीक है। तो ए को पहले हम लोग इसको देखेंगे, ए को हम लोग क्या किए जलीय NH3 के साथ हम लोग रिएक्शन कराएं तो आपका ये बना C6H5NOONH4 बना। फिर इसको हीट किया तो जिसमें से जल निकला है, जल निकलना है मतलब एक ऑक्सीजन निकलेगा और यहाँ से दो हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से दो हाइड्रोजन निकला, यहाँ से एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पर बचा NH2 CONH2 बचा, CONH2 बचा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपका ये जलीय NH3 था, तो यहाँ पर पहले ए था, ये क्या था, ये आपका था जलीय अमोनिया के साथ, तो जलीय अमोनिया कौन है, यही वाला है, यही जलीय अमोनिया के साथ गर्म करता, तो ये आपका कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक ना, ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए के साथ गर्म करने पर यौगिक बी बनता है, जो यौगिक रहेगा वो क्या बनेगा, बी बनेगा। तो यौगिक कौन सा बना है आपका, ये वाला बना है, तो ये यौगिक क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक ना, ये यौगिक क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए जो Br2 तथा KOH के साथ गर्म करने पर अणुसूत्र C6H7N वाला यौगिक बनाता है, सी बनाता है, यौगिक क्या बनाता है, सी बनाता है। अब देखिए जो ये वाला बी बना है इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ब्रोमीन जल से क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, ये एक अभिक्रिया है, ठीक ना, ये अभिक्रिया है, याद नहीं आ रहा है कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए C6H5CONH2 प्लस में Br2 प्लस में 4KOH इतना ले लिए हम लोग। जब हम लोग इसको क्या करेंगे, गर्म कराएंगे तो ये क्या बनेगा, देखिए एक यौगिक क्या बनाता है, सी बनाता है। तो यहाँ पर देखिए एक यौगिक कौन सा बनाया, जो अणुसूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है C6H7N, देखिए यहाँ पर देखिए C6H5 यहाँ पर, दो यहाँ पर, पाँच कितना हो गया, 5 2 7 हो गया ना, C6H7 और N बन गया, यह यौगिक बनाता है अणुसूत्र। तो ये वाला बनाएंगे और इसको छोड़ भी देंगे ना, इसको छोड़ भी देंगे तब भी आपका रिएक्शन सही होगा। तो यहाँ पर K2CO3 2 KBr और 2H2A संतुलित करना बहुत जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बनाना था बन गया, और जो बनेगा उसका नाम सी रख दीजिएगा। अब इसका संरचना लिखना है, तो संरचना देखिए, अगर संरचना लिखेंगे बहुत ही आसान संरचना, देखिए बेंजोइक अम्ल, देखिए जब यहाँ C6H5 है तो 1 2 3 4 ये बेंजीन बना लेना है, बेंजीन के ऊपर आपको COOH ओइक एसिड रख देना है। उसके बाद देखिए बेंजामाइड जो है, बेंजामाइड ये आपका, ठीक ना, बेंजामाइड का रिएक्शन, बेंजामाइड का देखिए संरचना है, ये बेंजामाइड है। यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, CONH2 लिख सकते हैं, यहाँ पर O ऐसे कर दिए हम, लेकिन आप यहाँ पर CONH2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एनिलीन जो आपका बना था, ये आपका क्या बना था, एनिलीन बना है, जो सी वाला जो बना है वो एनिलीन बना है। तो यहाँ पर देखिए एनिलीन का फार्मूला क्या होता है, बेंजीन पर NH2 जुड़ा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर आपका 5 आता है। प्रश्न नंबर 5 में देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 5 देखिए 5 का क है, अम्लीकृत KMnO4 विलयन किस प्रकार फर्स्ट फेरस सल्फेट से, सेकेंड SO2 से, और थर्ड ऑक्सैलिक अम्ल से, फोर्थ है सोडियम थायोसल्फेट से अभिक्रिया करता है, ठीक ना। कौन, अम्लीकृत जो आपका KMnO4 है विलयन किस प्रकार फेरस सल्फेट से, SO2 से, ऑक्सैलिक अम्ल से, सोडियम थायोसल्फेट से किस प्रकार से क्रिया करता है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो ये वाला थोड़ा सा कठिन है क्योंकि ये 11th का लग रहा है, पूछ दिया है। तो यहाँ पर देखिए FeSO4 से क्रिया, इसका देखिए अर्ध सेल लिखेंगे, अर्ध अभिक्रिया लिखेंगे, तो FeSO4 का अर्ध अभिक्रिया क्या होगा, Fe2 प्लस प्लस में SO4 के पावर, ये SO4 -2 है, इसके पास आयन है, -2 है, इसके पास 2 प्लस है, ठीक है। और ये KMnO4 का इसी तरह लिखेंगे तो K प्लस हो जाएगा और MnO4 माइनस हो जाएगा। अब दोनों का जब हम लोग जो ऑक्सीडेशन अभी आप लोग पढ़े होंगे, ऑक्सीकरण विधि, एक अपचय उपचय अभिक्रिया आप लोग पढ़े होंगे, तो उसी प्रकार से इसमें हल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए MnO4 प्लस है, MnO4 माइनस है, और यहाँ पर ये Fe2 प्लस है, ठीक है, Fe2 प्लस है, और MnO2 प्लस है, और यहाँ पर Fe3 प्लस है, और यहाँ पर देखिए क्या लगाए हैं, 4H2O लगाए हैं, 4H2O लगाए हैं। अब देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं किया है, 4, ये देखिए 5
5 दूना के 10 और 8 10, 8 10 कितना हो गया, 8 और 10 18 हो गया। और यहाँ पर 5 3 15, 15 दू 17। तो यहाँ पर देखिए आयन को संतुलित किया गया है, ठीक ना। तो 5 दूना के 10, 10 आयन इधर, और यहाँ पर 10 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 18। और एक गो माइनस है तो माइनस करेंगे 18 में से एक, तो 17 बचा। इधर 17 आयन है और इधर कितना है, 2 प्लस 2 आयन इधर है, 5 3 15, 15 और 2 17 आयन इधर है। और ये देखिए H2O पर कोई आयन नहीं होता है, ठीक ना। तो 17 आयन इधर, 17 आयन इधर, ये आपका क्या हो गया, यही अभिक्रिया हो गया, ठीक ना। अब देखिए इसी प्रकार से पूछ ही दिया, ये देखिए अम्लीकृत KMnO4 विलयन की किस प्रकार फेरस सल्फेट से, तो इसी प्रकार से फेरस सल्फेट से रिएक्शन करता है, ठीक ना। इसी प्रकार से, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से। तो हम लोग इसको क्या कहें, देखिए ये पूरा रिएक्शन लिख दिए, ठीक ना। ये अर्ध अर्ध था तो हम लोग इसको दोनों को जोड़े हैं, दोनों को जोड़कर इसको, इसके आयन को संतुलित करना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखिए अब यही क्या कर रहा है, SO2 से, SO2 से कैसे करेगा, देखिए SO2 का, इसका जब अर्धायुकाल लिखेंगे तो इसका 2H2O प्लस में MnO4 माइनस और 5SO2, 2MnO2 प्लस, और यहाँ पर 5SO42 माइनस, और यहाँ पर प्लस में क्या 4H4। देखिए जब इधर H2O रहेगा तो इधर नहीं रहेगा, और इधर H2O रहेगा तो इधर नहीं रहेगा, ठीक है। तो जिधर H2O रहेगा उसके विपरीत क्या रहेगा, H प्लस रहेगा। H प्लस आयन क्या करता है कि आयनों को संतुलित करता है। अगर किधर आयन कम है तो H प्लस आयन से हम लोग उसको संतुलित कर सकते हैं। आप लोग 11 में ये पढ़े होंगे, 11th में। तो यहाँ पर देखिए इसमें कितना आयन है, एक आयन है, और इसमें कितना आयन चाहिए, एक आयन इसमें भी चाहिए। तो देखिए 2 दूना के 4 हो गया, प्लस में 4 है, और 5 दूना के 10 हो गया, माइनस में 10 है, -10 प्लस 4, -10 प्लस 4 कितना हो गया, -10 और प्लस 4 करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा। तो माइनस का 6 और ये 4 है, प्लस का 4, तो यहाँ पर कितना बचा, माइनस का आपका कितना बचा, माइनस का 2 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 इधर बचेगा और माइनस का 2 इधर बचेगा। तो ये भी क्या हो गया, संतुलित हो गया। ये इसी प्रकार से रिएक्शन करेगा। तो ये देखिए इसी प्रकार से आपको इसको लगाना था, ठीक ना। तो जिस प्रकार से लगाना था हम इसको लगा दिए हैं, और आप लोग को समझना है, इसमें आप लोग समझ सकते हैं, जैसे हम बता रहे हैं उसी प्रकार से करना है, ठीक ना। दूसरा तरीका लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा ये ऊपर जा रहा होगा, दिमाग से ऊपर, ठीक है। तो सर से ऊपर जा रहा है तो हम क्या करें भाई, उसको आप लोग समझिए। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला होता है C2O4 और 2 माइनस होता है इसके ऊपर, 2 माइनस। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर 2MnO4 माइनस। अब कहेंगे कि MnO4 माइनस ही हमेशा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये इसको आयन में तोड़ा गया है, ठीक ना। इसको आयन में तोड़ कर हम ले रहे हैं। जैसे ये KMnO4 आयन था, KMnO4 था ना, तो K निकल गया इसमें से, तो ये आयन में चेंज हो गया। तो आयन में चेंज हो गया तो आयन वाला लेंगे, तो क्योंकि इसका आयन ही संतुलित करना है इसलिए आयन में लेंगे, ठीक है। तो C2O4 माइनस 2, इस पर 2 माइनस आयन होता है। अब यहाँ पर देखिए जो आपका इसको आ जाएगा MN2 प्लस होता है इस पर, और जो आपका, अब देखिए इधर H2O जोड़ेंगे, कितना H2O जोड़ेंगे, जितना इधर हाइड्रोजन है ही नहीं, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए H2O जोड़ेंगे। यहाँ कितना ऑक्सीजन था, देखिए यहाँ पर 2 तो ये बाद में आया, ठीक ना। तो O4 और O4 यानी कि 8 ऑक्सीजन था, तो 8 H2O जोड़ेंगे तो 8 H2O हो गया। और CO2 इसमें आ गया है, क्या है कि C2 भी है, C2O है। तो इसमें देखिए C कितना है, इधर C कितना है, 2C है, और यहाँ पर 10CO2 हो गया, ठीक ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आयन देखेंगे, यहाँ पर आयन कितना है, 2 दूना के 4 है, 4 प्लस में आयन है, कितना है, 4 प्लस में आयन है। यहाँ पर कितना है, 4 प्लस में आयन है। और यहाँ पर देखिए 2 माइनस में आयन है, और ये 2 माइनस में आयन, 2 माइनस 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 4 आयन, -4 आयन इधर है, और इधर +4 आयन है। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी कि -4 इधर +4, यानी कि इसको पूरा कितना आयन चाहिए, बहुत ज़्यादा आयन चाहिए। बहुत ज़्यादा का मतलब कितना आयन चाहिए, यहाँ पर देखिए 16 प्लस आयन लगाया है, यहाँ पर 16 प्लस आयन लगाया है। तो 16 अगर लगा है तो 16 क्यों लगाया, देखिए 16 लगाने का मतलब ये है कि 4 जब इसमें आएगा, 4 माइनस में है, 4 माइनस में है, तो ये आएगा 12, फिर 12 ये 4 है, तो ये हो जाएगा 8।
यहाँ पर देखिए ये कार्बन है, कार्बन यहाँ पर देखिए 10 है, ठीक ना, 10 इसको भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो 5 दूना के 10, ये कार्बन हो गया। तो 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 -10 और -2 12, -12 हो गया। -12 और ये +4 है, तो -12 को कितने से कम करेंगे तो +4 बचेगा। तो ये देखिए 16 है, +16 से -12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, +4 बचेगा। तो इधर भी +4 हो गया, इधर भी +4, ठीक ना, इक्वल हो गया। तो यही आपको करना था, कुछ नहीं करना था। सोडियम थायोसल्फेट से, तो सोडियम थायोसल्फेट से देखिए क्या करेंगे, MnO4 माइनस और 3H2O3 -2 इस पर चार्ज है जब सोडियम यहाँ से हटा है, और ये H2 जब इधर जुड़ा है तो यह H+ जुड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर H2O जुड़ा है तो कभी कभी OH- भी जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर देखिए MnO4 माइनस 3H2O-2, और यहाँ पर देखिए -2 आयन है, और यहाँ पर क्या है 8 MnO2 और 2OH- है, 2OH- है। तो 2 माइनस इधर, और 6 दूना के 12, -12 और -2 16, 12 12 2 14 हो गया, -14। तो यहाँ पर देखिए 3 दूना के 6, और ये यहाँ पर 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, सल्फर यहाँ पर देखिए 6 है। यहाँ पर देखिए ये 8 मैग्नीज है, तो यहाँ पर 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 एकम 8 -8 -8 और 3 दूना के 6 -6, 8 6 14 हो जाएगा, ठीक ना। 6 दूना के 12 12, और ये 12 2 14 हो गया, ठीक है। -14 -14 दोनों और हो गया। तो यही करना था, कुछ नहीं करना था। इसमें देखिए निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए। तो IUPAC नाम लिखने में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। यहाँ पर देखिए CONH3 का 6 दिया है, इसको हेक्सा बोलते हैं, Cl3 है, ठीक ना। अब देखिए इसका जब नाम लिखते हैं तो पहले लिखेंगे इसका लिगेंड का नाम लिखते हैं, जो इसके बाद होता है। ये जो होता है ये आपका एटम होता है, ठीक ना। ये कौन सा, सेंट्रल एटम बोलते हैं इसको, कौन सा, केंद्रीय धातु, ठीक ना, केंद्रीय धातु होता है। और इसके जो बगल में होते हैं सब लिगेंड होते हैं, पहले इन्हीं का नाम लिखा होता है, वो भी जो अल्फ़ाबेट के हिसाब से आते होते हैं। ये इसमें तो एक ही है, तो ये 6 है, तो 6 को हम लोग हेक्सा लिखते हैं। 6 हेक्सा, इसको क्या बोलते हैं, एमीन, एमीन, ठीक ना। तो 6 हेक्सा एमीन। और ये सिंपल में है तो सिंपल में लिखेंगे कोबाल्ट। और ये कोबाल्ट, जब देखिए यहाँ पर आयन रहता है, यहाँ पर कुछ रहता है के, या कुछ भी रहता है, सोडियम रहता है, के रहता है, कुछ भी रहता है, तो यहाँ पर कोबाल्टेट लगाते हैं। तो यहाँ पर कोबाल्टेट नहीं लगेगा, कोबाल्ट क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं आगे, ठीक ना, प्लस धातु नहीं। तो यहाँ पर देखिए कोबाल्ट, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3, क्योंकि इस पर देखिए कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसका 0 हो जाएगा। इसका ऑक्सीकरण 0 होता है, और ये -3 है, तो -3 है, 0 के इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर आ जाएगी इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 आ जाएगी, ठीक है। तो 3 क्लोराइड हो जाएगा, 3 क्लोराइड। उसके बाद देखिए TiC, ये TiH2O हेक्स, मतलब 6 बार कितना है, 6 है, कौन सा, हेक्सा, ठीक ना। और +4 जो ऊपर दिया है 3, इस पर +4 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हेक्सा एक्वा, जल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, क्या बोलेंगे, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम। और थर्ड आयन बोलेंगे। जब यहाँ पर आयन कब लिखते हैं, जब ऊपर चार्ज आता है तब यहाँ पर आयन लिखते हैं, थर्ड आयन लिखेंगे। उसके बाद देखिए K2NiCN4, और ये पोटेशियम, इसको क्या लिखेंगे, पहले जब आगे रहता है तो पहले उसका नाम लिख देते हैं, पोटेशियम टेट्रा, टेट्रा ये साइनाइड, टेट्रा साइनो निकिलेट, निकिलेट। अब देखिए निकिलेट 8 लगाएंगे, 8 कब लगाएंगे, जब इसके आगे कोई धातु आएगा, ठीक है। तो निकिलेट सेकेंड, देखिए इस पर +2 चार्ज, इस पर -4, तो -4 और +2 कितना हो गया, -2 हो गया। और ये 0 किधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2 में, तो ये सेकेंड आ जाएगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या। उसके बाद देखिए आपका आएगा फोर्थ वाला है PTNH3 का ट्वाइस Cl2 है, तो डाई एमीन डाईक्लोराइडो प्लेटिनम, प्लेटिनम सेकेंड, ठीक ना, डाई एमीन डाईक्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड, ठीक है। इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि इसका 0 होता है, अमोनिया का 0 होता है, तो Cl2 है तो इसका -2, तो 2 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5 का ग है, कैसे परिवर्तित कीजिएगा केवल रासायनिक समीकरण 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में। तो यहाँ पर देखिए 1 ब्रोमोप्रोपेन, देखिए 1 2 3 3 कार्बन को हम लोग प्रोपेन बोलते हैं, तो 1 ब्रोमोप्रोपेन है। और इसको एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करेंगे तो HBr निकलेगा, और यहाँ पर देखिए CH3CH और डबल बॉन्ड CH2 जुड़ेगा, फिर ये +HBr हम लोग इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
ये बी आर जो होगा इस पर आकर जो है CH3 CH, और ये 2 पर आकर जुड़ेगा तो CH3, तो यहाँ पर 2 ब्रोमोप्रोपेन हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर ये जो ब्रोमीन आकर है सेकेंड वाले कार्बन पर जुड़ा है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 ब्रोमोप्रोपेन को 1 ब्रोमोप्रोपेन में उसी प्रकार से बस रिवर्स कर देना। यहाँ पर देखिए CH3 CH, ये 2 ब्रोमोप्रोपेन अभी जो बनाए थे अल्कोहलिक की OH फिर लेंगे हम लोग, फिर ये क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। फिर HBr से ये पेरोक्साइड की उपस्थिति में कर देंगे, तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में करेंगे तो ये CH3 CH2 और ये 1 पर आ जाएगा तो ये ब्रोमो हो जाएगा, तो 1 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर तीसरा वाला है क्लोरोबेंजीन को डाईफेनिल में चेंज करना है, तो ये क्लोरोबेंजीन, बेंजीन पर क्लोरीन जुड़ा है तो इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, तो ये सेकेंड 2Na+ में क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन आपका डबल क्लोरोबेंजीन है, ठीक ना। एक क्लोरोबेंजीन यहाँ पर, एक क्लोरोबेंजीन यहाँ पर, तो एक सोडियम इसके साथ, एक सोडियम इसके साथ, मतलब क्लोरीन इसके साथ, एक क्लोरीन इसके साथ, तो 2NaCl निकल जाएगा। ड्राई ईथर के साथ सूखा हुआ शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे और ये हो जाएगा 2NaCl बाहर आएगा और ये डाईफेनिल बन जाएगा, दोनों आपस में जुड़े रहेंगे, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम डाईफेनिल हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ वाला है क्लोरोबेंजीन को फिनाल में चेंज करना है, तो देखिए ये क्लोरोबेंजीन है, इसको एकदम ईजी चेंज करना है। NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो जो Cl होगा Na के साथ Cl हो जाएगा, वो निकल जाएगा। और देखिए यहाँ पर देखिए HCl निकल गया, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन होगा ये ऑक्सीजन जा करके इसके NaO जो होगा यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड होगा जो इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये Cl HCl निकल जाएगा, H और Cl निकल जाएगा। उसके बाद एक बार और HCl से रिएक्शन कराएंगे तो HCl से रिएक्शन कराने पर H जाकर यहाँ पर जुड़ेगा और Na इसके साथ NaCl बना लेगा, और यहाँ पर OH बन जाएगा आपका फिनाल, ठीक है। फिनाल बन गया। प्रश्न नंबर देखिए 5 का घ है, 5 का घ तो हम लिखे नहीं, तो इसमें अनसॉल्व पेपर में हम लोग देख लेते हैं। सेट नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 का घ देखिए, ये कह रहा है कि ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजोन तथा हेक्सेन में किस प्रकार परिवर्तित कीजिएगा, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक ना। ग्लूकोज को ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन तथा हेक्सेन में किस प्रकार परिवर्तित कीजिएगा, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका ग्लूकोज का फार्मूला होता है, ठीक है। ये CHO और CHOH का 4 है, और यहाँ पर CH2OH है, ये ग्लूकोज होता है, आपको पता ही होगा। और ये फेनिल हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना, इसमें कन्वर्ट करना है तो ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना है तो इसके साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए C6H5 होता है, और NH है NH2 है, ठीक है, NH है NH2 है। यही हाइड्रोजन जो होता है इसी के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, जल बना लेता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2O बन जाता है। क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। और यही जो नाइट्रोजन होता है इसके साथ रिएक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन जो ऊपर हो गया, तो यहाँ पर देखिए HC डबल बॉन्ड NH C6H5, ठीक ना। तो इसी का नाम हो जाता है आपका ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन, ठीक है। हाइड्राजोन कहिए चाहे हाइड्रेजोन कहिए, बात एक ही है। उसके बाद देखिए हम लोग दूसरा वाला है, दूसरा वाला इसी में है। दूसरा वाला तो देखिए दूसरा वाला क्या कहा था, इसमें हम लोग देख लेते हैं सेट नंबर 5 में। हेक्सेन में किस प्रकार परिवर्तित कीजिएगा, तो ग्लूकोज को हेक्सेन में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर देखिए C6CHO और CHOH का 4 है, CH2OH है, P है, यहाँ पर फास्फोरस है, प्लस में HI हाइड्रोजन आयोडाइड है। यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हीट करेंगे हम लोग, ये फास्फोरस है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड है, और यहाँ पर हम लोग इसको हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, इसके साथ ये रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए जब ये रिएक्शन होता है तो यहाँ पर CH3 बनता है, CH2 ये क्या हो जाता है, 4 है, CH2 का 4 है और CH3 है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं हेक्सेन। क्या नाम देते हैं, हेक्सेन इसका नाम देते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया, हेक्सेन प्राप्त हो गया। हेक्सेन बनाना था। और यहाँ पर जो हम लोग आज के लिए इतना ही। प्रश्न नंबर 5 का घ कंप्लीट हुआ, ठीक ना। प्रश्न नंबर 5 का घ कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 6 से बचा हुआ है, 6 और 7 बचा है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो हम लोग पूरा करा देंगे। और आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो।